Hello everyone, good evening. I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a new series wherein we'll analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, Indian polity classes, daily economics MCQ series, classes for strategy related UPSC CSE and much more. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code SharmaYT10 to get 10% discount. Now, let's begin with the quiz. So, the question number 1 goes as: which of the following is or are the aim or aims of Digital India plan of the Government of India? Even yesterday वाले क्विज में भी मैंने एक डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस ईयर्स में से पूछा गया था. ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, क्या इंडिया भी चाइना की तरह अपनी इंटरनेट कंपनीज बनाना चाहती है डिजिटल इंडिया के तहत, या establishing a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries. क्या हम उन्हें encourage करना चाहते हैं डिजिटल इंडिया से? अदरवाइज तीसरा ऑप्शन है हमारा: कनेक्ट मेनी ऑफ आर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स. तो अगर हम लोग ज़रा सा भी पहले घूमे घूमे हैं तो हमें पता है कि दिल्ली के बस स्टॉप्स पे एंड एट्सेट्रा प्लेसेस पे उन्होंने वाईफाई प्रोवाइड कर दिया है, काफ़ी पब्लिक प्लेसेस पे, और कॉलेज कैंपसेस में वाईफाई प्रोवाइड कर दिया है, काफ़ी विलेजेस तक हमारा इंटरनेट पहुंचाया गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज़ 3 only. Digital India program has three vision areas, namely digital infrastructure as a utility for every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens by bridging the digital divide in the country. इसका यही मतलब है कि डिजिटल डिवाइड ब्रिज करना है, विलेजेस को भी कनेक्ट करना है इंटरनेट से. एंड #1 and 2 ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स हैं वो इरेलीवेंट हैं एंड उन्हें एलिमिनेट करके हमारा आंसर बी आ जाएगा. मतलब ऑब्वियसली कि इंटरनेट कंपनीज नहीं फॉर्म करना चाह रही है इंडिया, और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ऐसा कुछ भी नहीं है. डिजिटल इंडिया का प्लान जो है, ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि डिजिटलाइज करना है इंडिया को, तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, गांव गांव तक के लोग अपनी ओपिनियंस दे सकें ऑनलाइन. सो या, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. Increase in absolute and per capita GNP do not connote a higher level of economic development if. तो अगर आपकी एब्सोल्यूट और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बड़ी भी है तब भी हायर लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही. अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उनकी पेस उतनी नहीं है जितनी एग्रीकल्चरल आउटपुट की है. एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो फेल कर रहा है अपनी पेस कीप करने में इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ. तो या फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की जो पेस है उतनी एग्रीकल्चरल आउटपुट की नहीं हो पा रही है, या पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, या इंपोर्ट्स आर ग्रोइंग फास्टर देन एक्सपोर्ट्स. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट अगर आपकी जीएनपी जो है इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ रही तब भी? सो द करेक्ट आंसर इज option C, which is economic development includes not only economic growth but also various other economic changes that improve the quality of life or standard of living of people in a country. तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हमारी इकोनॉमी का ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों का ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लोगों को अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ये इंपॉर्टेंट है. If with economic growth a country experiences various economic changes such as reduction in poverty and unemployment, reduction in income and wealth inequality, increase in literacy rate, improvement in health and hygiene, etc., that
improve the quality of life, then that is economic development. तो economic growth जो है that is a smaller concept than economic development. economic development में आपकी growth आती है, लेकिन develop में economy के grow करने के साथ साथ economy के लोगों का grow करना भी important है. तो अगर आपके देश में poverty और unemployment है तो आपका कितना भी per capita GNP बढ़ जाए लेकिन आपकी economic development ज़्यादा नहीं होगी. Moving on to next question. With the reference to the provisions made under the National Food Security Act NFSA 2013, consider the following statements. The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized grains. Okay, the eldest woman in the household of age 18 or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Pregnant women and lactating women are entitled to a take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 एक्ट के तहत कि जो फैमिली है बीपीएल की सिर्फ उन्हें ही मिलेगा रिसीव सब्सिडाइज ग्रेन. जो महिला घर में सबसे बड़ी है जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो उन्हें हेड बनाया जाएगा राशन इशू करने के लिए कार्ड के लिए राशन कार्ड इशू करने के लिए. या कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है और वो उन्हें घर ले जाने का राशन दिया जाएगा 1600 कैलोरीज पर डे का उनकी प्रेगनेंसी और उसके 6 महीने बाद तक के लिए. तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं 1 and 2, 2 only, 1 and 3 and 3 only. So the correct option is option B, which is 2 only. The second option is the only correct answer here, correct statement. 2013 में NFSA आया था तो उन्होंने प्रोवाइड करनी थी security of food to the 67% of the population in the form of highly subsidized food grains at rate 2 rupees और 3 rupees kg for wheat and rice. ठीक है, 2 रुपए किलो के हिसाब से आपको गेहूं मिल जाएगा, 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल मिल जाएगा for the 67% of the population. ठीक है, beneficiaries are identified using SECC methodology, so even non BPL will also benefit. तो अगर बेनिफिट्स जो है अगर वो SECC मेथडोलॉजी से मिलेंगे इसीलिए जो BPL के तहत नहीं है उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा. तो पहला आपका आंसर हो गया गलत. तो अब इसे एलिमिनेट करेंगे तो A और C एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास ऑप्शन रह गया B और D में. तो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन जो है आर एंटाइटल्ड टू न्यूट्रिशियस टेक होम रेशन ऑफ 600 कैलोरीज, 1600 कैलोरीज नहीं 600 कैलोरीज, और उनको 6000 रुपये एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मिलने के लिए थे. तो 3 भी गलत हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 which is the correct answer. Moving to the next question. Consider the following statements. The quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in the last 5 years. The government does not impose any custom duties on all the imported edible oils, a special case. Okay. तो हमारे जो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है जो बोला है कि करेक्ट है या नहीं उसमें यह है कि जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स हैं दैट इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years की मतलब उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है लास्ट पिछले 5 सालों में. और गवर्नमेंट जो है वो कोई कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं करती है इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल पे क्योंकि वो एक स्पेशल केस है. अब बताइए इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. कॉमेंट डाउन योर आंसर्स. Correct answer is answer A, which is option A, 1 only. So the first statement is right as per ICAR report. The vegetable oil import includes edible oil and non-edible oil has jumped by 45% in last 5 years. तो ये तो आपका स्टेटमेंट है कि हमारा जो एडिबल ऑयल है वो इम्पोर्ट जो है हमने ज़्यादा कर लिया है कि नहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से. द import of edible oil has sharply increased in last few years due to stagnant oilseed production and rising demand in the country. India's dependence on imported oil has increased to 70% of its requirement. कि मतलब जितना वो imported oil पे पहले आश्रित थे अब उससे 70% और ज़्यादा उस पर आश्रित हैं कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं. ऑलमोस्ट हमारी 70% नीड जो है हमें वो इंपोर्ट ही करनी पड़ती है.
So now custom duties on edible oil. As India's edible oil imports surged during the past 6 months, depressing prices of domestically produced mustard, soybean, and other soft oils, and in turn cutting returns of farmers and processors, the industry has demanded substantial increase in import duty to curtail imports. की मतलब इम्पोर्ट्स को कम करने की बात की जा रही है यहाँ पर, और इसके लिए उन्होंने उस पर ड्यूटीज चार्ज करी हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपके फार्मर्स का भी रिटर्न्स उनका कम हो रहा है, सब कुछ वो घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट स्टिल उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो रही है और इम्पोर्टेड ऑयल्स की ज़्यादा वैल्यू है. सो दैट इज़ वाई उन्होंने कस्टम ड्यूटीज लगाए हैं ऑयल्स पे. द ड्यूटी ऑन टू मेजर एडिबल ऑयल्स नेमली क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल एंड क्रूड कैनेला mustard is only 25%, which crude soybean oil attracts 30% ड्यूटी. तो 25% ड्यूटी और 30% ड्यूटी लगता ही है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया. और अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन के अलावा ऑप्शन सही है वो है सिर्फ ए, दैट इज वन ओनली, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. New Development Bank has been set up by APEC. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसे एपेक ने सेट करा है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शांघाई. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे ध्यान दीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और अगर आपने वो करा है तो आपको ये आंसर आता होगा. व्हाट इज द आंसर, बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज टू ओनली, विच इज ऑप्शन बी. देखिए, फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स ब्रिक्स नेशन. सेकंड इज राइट, हेडक्वार्टर इज शांघाई. द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स एनडीबी फॉर्मली रेफर्ड to as BRICS Development Bank is a multilateral development bank established by the BRICS states. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका पुराना नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, तो इट इज नॉट सेट अप बाय एपेक. Now, according to the agreement on the NDB, the bank shall support public or private projects through loans, guarantees, equity participation, and other financial instruments. Moreover, the NDB shall cooperate with international organizations and other financial entities and provide technical assistance for projects to be supported by the bank. So, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, दैट इज करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज बी, टू ओनली. Moving on to our next question. What are the purpose or purposes of district mineral foundations in India? District mineral foundation का क्या purpose है? Promoting mineral exploration activities in mineral rich districts, protecting the interest of persons affected by mining operations, authorizing state governments to issue licenses for mineral exploration. स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल जाना कि वो लाइसेंस इशू कर सके मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए. जो लोग मिनरल ऑपरेशन से अफेक्ट हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, या प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, या ये प्रमोट करना जहाँ पे मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करना. व्हाट अमंग द थ्री, इन तीनों में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है? Comment down your answers. Okay, so the answer is B, which is 2 only. Now, DMF were instituted under the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015 as a non-profit trust to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining related options. तो इससे हमें पता चल जाता है कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से जिन लोगों को और जो एरियाज को अफेक्ट होता है उन्हें बचाने के लिए एनजीओ जैसा सेट हुआ था. एंड इसलिए हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो गया है. अब the objective of District Mineral Foundation is to work for the interest of the benefit of the persons and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the state government. लेकिन जो है स्टेट गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंसिंग नहीं मिली है अभी भी ऑथराइज करने की और प्रमोट करने की मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, वो ये काम नहीं है. उनका काम है कि जहाँ पे ऑलरेडी मिनरल की खुदाई माइंस की खुदाई वगैरह होती है, वहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं उनकी वजह से वहाँ उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह को जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें प्रोटेक्ट करना. चलिए, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which of the following is or are the indicator or indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, इनमें से किन किन इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो मतलब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है? वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री, एंड वन एंड थ्री ओनली? व्हाट वुड बी द आंसर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग। So the correct answer is option C, which is 1, 2, 3. That means all the above. Global Hunger Index में चार indicators होते हैं, उसमें से ये तीन तो होते ही हैं और एक होता है child wasting. Now, to reflect the multidimensional nature of hunger, the GHI combines following four component indicators into the index. Undernourishment, the proportion of undernourished people as a percentage of the population, कि मतलब आपकी जितनी टोटल आबादी है उसमें से अंडर नरिश्ड कितने परसेंट या कितने रेशो, कितने प्रोपोर्शन में लोग हैं. Now, child wasting, the proportion of children under the age of 5 who suffer from wasting, that is low weight for their height, reflecting acute undernutrition. ठीक है. Stunting, child stunting, the proportion of children under the age of 5 who suffer from stunting, that is low height for their age, reflecting chronic undernutrition. Child mortality, the mortality rate of children under the age of 5, particularly reflecting the fatal synergy of inadequate nutrition and unhealthy environment. तो आपकी ये जो चार चीज़ें हैं ये इंडिकेटर्स हैं, इनमें से तीन दी हुई थी जो कि तीनों करेक्ट हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statements. It is the flagship scheme of Ministry of Labour and Employment. It, among the other things, will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the national skill qualification framework. This is not tough, guys. Try eliminating वो वाला आंसर जो आपको नहीं लग रहा करेक्ट, और उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे. बताइए. दिस इज नॉट मुश्किल, दिस इज नॉट टफ एट ऑल. बताइए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 2 and 3 ओनली. देखिए, it is not under the Ministry of Labour and Employment, but it is under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया और आपके ए और डी एलिमिनेट हो गए. अब आपके बचे 2 and 2 and 3 ओनली, तो उसमें से 2 and 3 दोनों करेक्ट है. Ministry of Skill Development is created with core focus on converging all skill development initiatives in the country under one national skills qualification framework. तो आपका 3 सही है, और 3 अगर आपका सही है और आपको 2 का मान लीजिए कंफर्म नहीं भी है, तो हमारा बी और सी ऑप्शन बचा है. 3 सही है तो फिर हमारा सी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 में तो 3 ऑप्शन है नहीं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय गरिमा is a national campaign to rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with suitable sources of livelihood, release the sex workers from their practice and provide them with alternative sources of livelihood, eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers, release the bonded laborers from bondage and rehabilitate them. अगर थोड़ा कॉमन उसके साथ जाएं नोशन के साथ, तो हमने ना ये वाला काफी सुना है कि मानव के अधिकार होते हैं, जो आप अगर वो नाले और गटर वटर साफ कराने के लिए उसमें आदमी जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उसके अंदर कितने ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल, गैसेस एंड ऑल होती हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, और इसके बारे में हमने काफी सुना हुआ है. तो और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं आपके, उसमें क्या कहते हैं, उसके बारे में इतना ज्यादा एज अ कैंपेन नहीं सुना कि अच्छा ठीक है कि बहुत ज्यादा बड़ा कैंपेन होगा, क्योंकि अभी भी अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बारे में न्यूज में आता है. तो नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. मैंने बोलते बोलते बता ही दिया है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. तो इसका तो दूसरा नाम ही ये है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाला जो है
मैनुअल स्कैवेंजिंग को ही खत्म करने के लिए बनाया गया था. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर rehabilitation. Moving on to our last question. With reference to the International Monetary and Financial Committee, consider the following statement. IMFC के बारे में इन statements पे ध्यान दीजिए. IMFC discusses matter of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund on the direction in its work. The World Bank participates as an observer in IMFC's meetings. What would be the correct answer? क्या ये दोनों statements सही हैं? क्या एक statement सही है? IMFC के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, which is International Monetary Financial Committee. पिछली बार की तरह नहीं बताऊंगी मैं आंसर, आप बताएंगे आंसर्स कमेंट सेक्शंस में. So the answer is both 1 and 2. तो जो पहला स्टेटमेंट है कि आईएमएफसी एडवाइस करता है आईएमएफ बोर्ड को, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडिंग ऑन रिस्पॉन्सेज टू अनफोल्डिंग इवेंट्स दैट में डिस्टर्ब द सिस्टम. दैट इज करेक्ट. जो टोटल हैं वो टोटल अभी 24 मेंबर्स हैं आईएमएफसी के. और अभी अप्रैल में रीसेंट मीटिंग हुई थी ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. उसमें इस बार का टॉपिक था एक्सेप्शनल टाइम्स एंड एक्सेप्शनल एक्शन. मतलब एक्सेप्शनल टाइम्स ऑब्वियसली कोविड पैंडेमिक की वजह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये लिया था. एंड इसकी ईयर में 2 बार होती हैं मीटिंग्स. Now, the World Bank participates as observer in IMFC meetings. That is also correct because a number of international institutions, including the World Bank, participate as observers in IMFC meetings. So, that's it for the day. Now we should end this on a very positive note. With all that is happening around us, it is very important to make your health a priority. Make your mental health a priority. मतलब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. अगर आप बहुत ही परेशान है जिंदगी में या कुछ नहीं बात कर रहे या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज सामने आइए, किसी से बात करिए. जरूरी नहीं है कि जान दे देना कोई एक सॉल्यूशन है. दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. बिकॉज आजकल इतनी बात नहीं होती डिप्रेशन के बारे में. मतलब अब तो फिर भी बात होने लग गई है. पहले लोग कहते थे बस बंदा पागल है, थोड़ा दुखी है. दैट इज नॉट द राइट वे. हमें एम्पैथेटिक होने की जरूरत है लोगों के प्रति. प्लीज अगर आपको कोई सामने लग रहा है कि दैट द पर्सन इज नॉट राइट और इन द स्टेट ऑफ माइंड, उसको कुछ दुख है, प्लीज सुनिए. ज्यादा सुनने की आदत डालिए. हो सकता है उसे कुछ परेशानी हो. प्लीज आस्क देम टिल दे फाइनली टेल यू व्हाट हैज हैपेंड. और अपने आप से भी सुबह शाम ये सवाल करें कि क्या आप ठीक हैं, क्या सब सही है. और सब सही नहीं है तो प्लीज आप भी बात करें. प्लीज मेक योर मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी प्लीज. टिल देन हैप्पी लर्निंग.